ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 20वीं कड़ी, कल के लिए सहेजें जल। बस एक बाल्टी पानी और निकाल ले, फिर हाँ, हो गया। भैया आप तो कह रहे थे कि पूरी दुनिया में पानी की काफी किल्लत होने लगी है। हाँ। देखो ना, हमारे कुएं में तो अब भी कितना सारा पानी है। ठीक कहा आंचल, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। हमारे गांव में भले ही अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जानती हो हर जगह ऐसा नहीं है। हमारे गांव में तो ना पीने के पानी की दिक्कत है और ना ही सिंचाई के पानी की कमी। अरे वो देखो आंचल, हाँ? पिताजी इधर ही आ रहे हैं। शायद हम लोगों ने पानी देखने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। सुमित जी। तो तुमने देख लिया ना कि हमारे कुएं में अभी भी काफी पानी है। जी पापा जी, यहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे कॉलेज के हॉस्टल में तो पानी की बहुत मारामारी रहती है। गर्मियों में तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन भैया आप तो बता रहे थे कि आपके कॉलेज के पास से ही एक नदी गुजरती है। हाँ। फिर भला पानी के लिए मारामारी क्यों? अरे आंचल, तुम एक बार उस नदी को देख लोगी ना तो फिर ऐसा नहीं कहोगी। जानती हो, उसका पानी पीने के लिए तो दूर, नहाने के काम भी नहीं आ सकता। मतलब ये कि वो बेहद गंदा है। रंग ऐसा है मानो कि कीचड़ बह रही हो। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो नदी कई सारे कस्बों और शहरों से होकर वहां पहुंचती है, और इस दौरान जानती हो, शहर की गंदगी, कल कारखानों का कचरा, सभी कुछ उसमें गिरता ही रहता है। बताओ जी, अब तुम ही बताओ आंचल, क्या तुम ऐसे पानी को पीना पसंद करोगी? बोलो बोलो। ना भैया ना। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे शहरों में पीने का पानी आखिर आता कहाँ से है? देखो आंचल, अलग अलग जगहों पर अलग तरह के इंतजाम है, और ऐसा भी नहीं है कि देश की सभी नदियों की यही स्थिति है। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ, जरूर आइएगा। नहीं, हम लोग घर पर ही मिलेंगे। ठीक है, शाम को होती है मुलाकात, जरूर। अच्छा, नमस्कार। किसका फोन था पापा जी? अरे वो डॉक्टर इरफान है ना, यहीं कस्बे के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हाँ, वो तो आपके अच्छे दोस्त है ना पापा जी? हाँ, वही, उन्हीं का फोन था। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, कह रहे थे कि आज शाम को यहीं आएंगे सैर के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है आंचल। तुम्हारे कई सवालों के बेहतर जवाब वो आसानी से दे देंगे। अरे वो तो ठीक है, बहरहाल अभी तो अपनी चाल कुछ तेज करो, घर पहुंचकर दोपहर का खाना भी बनाना है। हाँ। पापा जी, शायद आज आपको पता चलेगा कि मम्मी घर में कितना काम करती है। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब है कि दिन भर ऑफिस में खाली बैठकर मैं मक्खियां मारता हूँ? अरे नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपको भी रसोई में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। अरे देखना, सब के सब उंगली चाटते रह जाओगे। हाँ, चलिए पहले घर तो पहुँचे। देखिए, केवल धीमे हाथों से खेला और कितने बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आपसी तालमेल, समझबूझ का बिल्कुल सुमित बेटा, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करो, शायद बाहर कोई आया है। सॉरी पापा। वेट। पापा जी, आपके दोस्त होंगे शायद, प्रोफेसर इरफान। ओह, नमस्ते अंकल। आइए डॉक्टर साहब। जी भाई, वाह, छुट्टी में क्रिकेट का आनंद लिया जा रहा है। अरे बस यूं ही, पिछले मैच की हाइलाइट्स देख रहे थे। अच्छा भाई, मैंने सोचा कि कई दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी,
तो सोचा थोड़ी सैर हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया। मुझे भी बाकी दिनों तो ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर यहाँ से ऑफिस आने जाने में ही काफी वक्त निकल जाता है। बच्चे भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी। मेरा इंतजार? भला वो क्यों? डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम ही है कि सुमित बीटेक कर रहा है। हाँ। उसकी कुछ दिन की छुट्टियां थी, इसीलिए वो आजकल घर पर है। अच्छा। आज सुबह सुमित और आंचल पानी के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा अपने सवालों को डॉक्टर इरफान के सामने रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओह, अच्छा। तो ये बात है भाई, बच्चों की इस बारे में अभी से दिलचस्पी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे सवाल? अंकल, भैया बता रहे थे कि उनके कॉलेज के पास की नदी का पानी पीने लायक नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ के लोग अपने लिए पानी का इंतजाम भला कैसे करते होंगे। देखो बेटी, इसका छोटा सा जवाब तो यह है कि गंदे पानी को कई तरह से साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। और बड़ा जवाब? इसके लिए तो तुम्हें थोड़ी तसल्ली रखनी होगी। बिल्कुल आंचल। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दुनिया में पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी पानी के स्रोत क्या क्या हैं। सबसे बड़ा स्रोत तो समुद्र ही हुआ ना। अरे पहले पूरी बात तो सुन लिया करो आंचल। आंचल, समुद्र भले ही पानी का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसका हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। हाँ अंकल, सही कहा। उस खारे पानी का हमारे लिए भला क्या उपयोग? देखो, जल स्रोतों को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन से अंकल? एक तो बेटा धरती की ऊपरी सतह पर बहने वाले स्रोत जी, और दूसरे धरती के अंदर से उपजे पानी के स्रोत, यानी भूमिगत स्रोत। अंकल, बारिश भी तो पानी का एक बड़ा स्रोत है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। बारिश भी एक बड़ा स्रोत है, और ये पानी का ऐसा स्रोत है जो धरती के दूसरे स्रोतों को भी जीवन देता है। भूमिगत जल स्रोतों को बनाए रखने में भी वर्षा जल की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत में उन इलाकों में अपेक्षाकृत ज्यादा जल संसाधन हैं जहां साल में औसतन 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो अंकल, जल स्रोतों को हम कुछ यूं समझ लें कि एक तो वो जिनमें पानी हमें बाहर बहते हुए नजर आता है, और दूसरे वो जिनमें धरती के अंदर से पानी निकल रहा होता है। मैंने ठीक कहा ना अंकल? बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत समझदारी की बात की। थैंक यू। और मौजूदा वक्त में तकरीबन 70% लोगों की पानी की जरूरत इसी भूमिगत जल से पूरी होती है। जी। इस तरह से मुख्य जल स्रोतों में हिमालय के ग्लेशियर्स से निकलने वाली और दूसरी मौसमी नदियां, छोटी छोटी पर्वतीय जलधाराएं, बड़ी झीलें, तालाब, जोहड़, बावड़ी, कुएं और नलकूप शामिल हैं। ओह, फिर तो हमारे पास काफी सारा पानी हुआ ना। ना 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 बेटा आंचल, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के तकरीबन 16% लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया भर के जल संसाधनों का महज 4% हिस्सा ही है। सिर्फ? आबादी के दबाव का असर हमारे जल स्रोतों पर साफ नजर आता है। आप देखिए कि हिमालयी नदियां पर्वतीय क्षेत्र में तो साफ सुथरी रहती हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में आते आते उनका पानी खराब होता चला जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है अंकल? बेटा, मैदानी इलाकों में घनी आबादी की घरेलू गंदगी, उद्योगों का कचरा, सब कुछ तो नदियों में ही समाता है। इसका असर तो नदी की सेहत पर ही पड़ेगा ना। ये तो बड़ी चिंता की बात है अंकल। बिल्कुल सही कहा बेटा। बेलगाम विकास की दौड़ में हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि आखिर कुदरत को संजोने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। आखिर कुदरत के संसाधनों का इस्तेमाल करने की कोई सीमा भी तो हो। हाँ, प्रति व्यक्ति पानी की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग की वजह से जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा है। जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाकर, बारिश के पानी को इकट्ठा करके, बेकार पानी को फिर से उपयोग के लायक बनाकर हम पानी के संकट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे देश में भौगोलिक लिहाज से काफी विविधता है। बिल्कुल। इसी कारण अलग अलग जगह पर अलग किस्म से जल स्रोत नजर आते हैं। जिस तरह के जल स्रोतों का इस्तेमाल हम मैदान के तराई इलाकों में करते हैं, वैसा पहाड़ी इलाकों में नहीं होता, और राजस्थान के एकदम पश्चिमी क्षेत्र में तो और भी ज्यादा अंतर नजर आता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ, राजस्थान के जिक्र से एक बात ध्यान में आई। वो क्या? सुमित जी। तुम्हारी तो कल छुट्टी है ना? जी अंकल। और मेरी भी छुट्टी है। तो फिर ठीक है, आप लोग कल हमारे कॉलेज में जल महोत्सव देखने आ सकते हैं। जल महोत्सव? हाँ सुमित, वाह। कॉलेज के कैंपस में 3 दिन का जल महोत्सव चल रहा है। अच्छा। हाँ,
इस मेले में देश के कई हिस्सों से लोग अपने स्टॉल्स लेकर पहुंचे हुए हैं। इनके जरिए वो अपने इलाकों के जल संसाधनों और जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों ही वहाँ कल जरूर आएंगे। क्यों हाँ, आंचल? जरूर। ठीक है, ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए तो क्या बुरा है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। और शाम को फुर्सत मिली तो मैं भी एक बार जरूर आऊंगा, शायद वहीं मुलाकात हो जाए। लेकिन फिलहाल तो मैं चलता हूँ। अभी बैठिए ना कुछ देर और। हाँ, नहीं, अब चलना पड़ेगा मुझे, शायद कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, आराम से जाइएगा। जी। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते बाय अंकल। अंकल। बाय बेटा, नमस्ते। अरे वाह भैया, ये देखो कितनी अच्छी जगह आ गए हम। हाँ चल, ये देखो यहाँ कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, वो भी अलग अलग राज्यों के। हाँ। आंचल, वो देखो उधर किधर? छोटी सी नदी का कितना खूबसूरत मॉडल बनाया हुआ है वहाँ। और जरा वहाँ तो देखो भैया, किधर? कुएं पर पानी भरती हुई महिला। हाँ। देखो ना, है हाँ। तो मिट्टी की, लेकिन लगता है बस अभी बोल उठेगी। अरे वाह आंचल, यहाँ तो देखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। देखो वो सामने राजस्थान का स्टॉल है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ भैया, चलो चलते हैं। यहाँ तो राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों के कितने सुंदर मॉडल रखे हुए हैं। अरे भैया, वहाँ चलो, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए वो जो बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ चलो ना, उनसे बातें करते हैं। हाँ, आओ चलो। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा जी। कैसे हैं आप? नमस्ते बच्चों, मैं ठीक हूँ, आओ। जी बाबा, मैं सुमित हूँ और ये है मेरी बहन आंचल। जी। हम लोग आपके राजस्थान के जल स्रोतों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। बाबा, राजस्थान में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? देखो बेटी, आपको ये तो पता ही है कि राजस्थान में बारिश भी कम होती है और यहाँ सदाबहार नदियाँ भी कम ही हैं। जी। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में तो पानी की बेहद किल्लत रहती है। ऐसे में हम लोगों के लिए ये जरूरी हो गया था कि हमें जितना भी पानी मिले उसे हम सहेज कर रखें। ओह, तो इसके लिए क्या किया गया? भाई, इसके लिए तो राजस्थान में काफी पुराने वक्त से ही तालाबों का निर्माण होता रहा। अच्छा। हाँ, इन तालाबों में बारिश के पानी को जमा किया जाता था और समाज के लोग ही इन तालाबों की देखरेख भी करते थे। ये तो बहुत अच्छा था। हाँ बच्चों, हालांकि अभी भी काफी तालाब बचे हुए हैं, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से कई तालाब खत्म भी हो गए हैं। ओह, अच्छा बाबा, राजस्थान में तो कई झीलें भी हैं। हाँ बेटा, पानी के स्रोत और संरक्षण के लिहाज से राजस्थान में झीलों की काफी अहमियत रही है। यहाँ की कई झीलें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जिन्हें यहाँ के राजाओं और बड़े बड़े सेठों ने बनवाया। अच्छा। इन झीलों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी होता है और कहीं कहीं पीने के लिए भी होता है। राजस्थान में तो बाबा सुंदर बावड़ियां भी तो हैं। हाँ बेटा, ज्यादातर बावड़ियां मंदिर या मठों के करीब में बनाई जाती थी। अच्छा। इसके अलावा छोटे पोखरों में भी बारिश के पानी को जमा किया जाता था। ओह। हाँ, और इन्हें नाड़ी भी कहा जाता है। नाड़ी। और एक बात बताऊं बच्चों तुमको। जी बाबा। इन तालाबों और बावड़ियों ने ही लंबे लंबे अकालों के दौरान हमारे पूर्वजों की जिंदगियां बचाई हैं। अच्छा। और ये अब भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। बाबा, पुराने वक्त में तो राजस्थान के लोगों ने पानी की किल्लत से जूझना सीख लिया था, लेकिन आजकल तो लगता है कि पानी बचाने की किसी को फिक्र ही नहीं है। सच में आंचल, ऐसा नहीं है बेटी। क्या तुमने राजेंद्र सिंह का नाम नहीं सुना? राजेंद्र सिंह? हाँ, वो ही ना जिन्हें जल पुरुष भी कहते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। उन्होंने राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए छोटे छोटे तालाबों यानी जोहड़ों में बारिश के पानी को जमा करने का काम किया। अपने साथियों की मदद से राजेंद्र सिंह ने हजारों गांवों में जोहड़ बनवाए। इनमें तो कई गांव ऐसे थे जो पानी ना होने की वजह से वीरान हो चुके थे, और उसी का नतीजा रहा कि जिन इलाकों में लोग खेती की उम्मीद छोड़ चुके थे
वहां भी फसलें लहलाने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार बात है। और खास बात ये कि राजेंद्र सिंह ने पानी को सहेजने के लिए उन्हीं उपायों को अपनाया जिनको हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्ष पहले भी इस्तेमाल करते थे। बस तेज जीवन की आपाधापी में लोगों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इससे तो बाबा कई सारे गांवों को फायदा पहुंचा होगा, नहीं? हाँ, क्यों नहीं। इससे खेती के लिए पानी तो मिला ही, धरती के जल स्तर में सुधार भी हुआ और उसका असर दूसरे जल स्रोतों में भी देखने को मिला। तो बहुत अच्छा हुआ। समूचे राजस्थान में और भी कई संस्थाएं और तमाम लोग पानी बचाने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा बाबा, दरअसल हमें पूरे राजस्थान के लोगों से ही ना काफी कुछ सीखने की जरूरत है, जिन्होंने कम पानी के बावजूद यहाँ की जिंदगी को खुशहाल बनाने की कवायद जारी रखी है। बिल्कुल सही कहा। अभी हम लोग चलते हैं बाबा, हम आपसे फिर मिलेंगे। चलो आंचल, उस तरफ चलते हैं, उस स्टॉल पर। ठीक है भैया। ठीक है बच्चों। नमस्ते बाबा। नमस्ते धन्यवाद बच्चों, बाबा। नमस्ते, खुश रहो। भैया अभी तो हमने सिर्फ एक ही राज्य का स्टॉल देखा है और कितना वक्त गुजर गया है। हाँ आंचल, वाकई बिल्कुल पता ही नहीं चला। अरे वो देखो आंचल, सामने। कहाँ? वो वहाँ सामने प्रोफेसर इरफान, वो हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते सर। कैसे हो बच्चों? हम ठीक कैसा हैं। लग रहा है ये जल महोत्सव भाई? है काफी अच्छा लग रहा है जी। अंकल। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा है अंकल। कितने सारे स्टॉल है यहाँ। वाकई, उस ओर देखिए, वहाँ से कितना सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है। हाँ, वही चलो, वही चलते हैं। हाँ, हाँ, आइए चलो। सर, प्लीज आइए। चलो। ओह, तो ये बात है, ये तो उत्तराखंड का स्टॉल है। वो देखो, हिमालय से निकलती हुई गंगा और यमुना की कितनी सुंदर झांकी बनाई है। हाँ, इस राज्य में तो कितना सारा पानी है। वहाँ भला पानी के संरक्षण की क्या जरूरत होती होगी? ये तो हम उन्हीं से चलकर पूछ लेते हैं। हाँ, चलो। वो देखो, वहाँ पर एक महिला भी बैठी हुई है, गगरी लिए हुए। आओ, उनसे मिलते हैं। हाँ, चलो चलो। सर प्लीज आइए आप भी। हाँ चलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं हूँ आंचल और ये है मेरे भैया सुमित। हम लोग आपसे उत्तराखंड के जल स्रोतों के बारे में समझना चाहते हैं। जी। क्या बताऊं बेटी वहाँ के पानी के बारे में। वहाँ तो बड़ी किल्लत होने लगी है पानी की। क्या कहा? पानी की किल्लत होने लगी है? हाँ बेटी, वो तो पुरानी बात हो गई, जब पहाड़ों के नौले धारे पानी से भरपूर रहते थे। अब तो पानी के लिए वहाँ भी बहुत मारामारी होती है। अच्छा आंटी, अभी आपने नौले धारे समथिंग कुछ कहा। ये नौले धारे क्या होता है? मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। जी। देखो, दरअसल पहाड़ों की 60% से भी ज्यादा आबादी पानी के लिए अब भी इन्हीं नौलों और धारों पर आश्रित है। पहाड़ों में चट्टानों से निकलने वाली पानी की छोटी छोटी धाराएं ही धारे कहलाती हैं। और नौले? देखो, किसी चट्टान से धीरे धीरे रिसते हुए पानी को वहाँ के लोगों ने एक छोटे से कुंड में जमा करना शुरू किया। 3-4 फीट गहराई वाले इस कुंड को दीवारों और छत से सुरक्षित कर दिया जाता है। इसी को नौला कहते हैं। अच्छा। हाँ, मध्य हिमालयी क्षेत्र में अब भी हजारों नौले मौजूद हैं। तो फिर सर वहाँ पानी की दिक्कत कैसे हो गई? जब वहाँ जंगल ही खत्म होने लगे तो फिर पानी कहाँ से आएगा? आखिर जंगलों से ही तो हमें पानी मिलता था। बिल्कुल। आबादी बढ़ने लगी और जंगल खत्म होने लगे, ऐसे में पानी की किल्लत तो होगी ना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। पुराने दौर में पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल भी काफी थे और आबादी कम थी। इन जंगलों की बदौलत धरती में पानी रिचार्ज होता रहता था, यानी जितना पानी उपयोग हुआ उतना फिर से सतह के अंदर पहुंचता रहता था। अच्छा, लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया? बाद में बेटा धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगे। बारिश का पानी सतह पर रुकने के बजाय बहकर निचले इलाकों में पहुंचने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जमीन के अंदर पानी की सतह गिरती रही और किल्लत बढ़ती चली गई। सही कह रहे हैं भाई साहब। करीब 10 साल पहले हमारे गांव के नौले भी सूख गए थे। बाद में सभी गांव वालों ने मिलकर ऊंचाई वाले इलाकों में बांज और बुरांज के पेड़ लगाए। उन पेड़ों की बदौलत ही आज हमारे नौलों में फिर से पानी आने लगा है। और बच्चों, बांज और बुरांश और उदीस ऐसे पेड़ हैं जो पर्वतीय जलवायु में उगते हैं और धरती के जल स्तर को कायम रखने में इनका बड़ा योगदान रहता है। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे रेगिस्तान का इलाका हो या फिर हमारा ये हिमालयी क्षेत्र, अगर हम कुदरत के साथ मिलजुल कर नहीं चलेंगे
तो उसके नतीजे हमें ही भुगतने पड़ेंगे। बेटे, हमें ही नहीं बल्कि हमारी कई पीढ़ियों को हमारी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चों, अब आप चाहे हिमालय क्षेत्रों के जल स्रोतों को लीजिए या फिर पश्चिमी राजस्थान की बावड़ियों को, हमारे पूर्वजों ने पानी की अहमियत को समझते हुए उसके स्रोतों के संरक्षण पर खासा ध्यान दिया और हमें भी इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन अंकल, अब हम कोई बावड़ी तो बना नहीं सकते हैं ना? हाँ, बावड़ी ना सही, लेकिन अपने स्तर पर पानी की बचत तो कर ही सकते हैं ना। बस फालतू में पानी ना बहाएं और ना बहने दें। पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और एक बात और, कहीं नलों से रिसाव हो रहा हो तो उसे ठीक करने में पहल करें। बिल्कुल ठीक कहा अंकल। मैंने कई जगह देखा है, कई लोग पाइप लगाकर अपनी कारें धोते हैं। इसके लिए अगर वो गीले कपड़े और मग का इस्तेमाल करें तो इससे भी तो काफी पानी बच सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसे ही छोटी छोटी और भी बातें हैं जो भविष्य में पानी की किल्लत से बचा सकती हैं। आजकल तो गांवों में खेतों में सिंचाई के दौरान भी एक अजीब सा रवैया देखने को मिलता है। वो कैसा रवैया? दरअसल जिसके भी खेत में ट्यूबवेल लगा होता है वो ऐसे बेतरतीब तरीके से उसका इस्तेमाल करता है मानो ये उसकी निजी संपत्ति है। शायद वो ये भूल जाता है कि मशीन और बिजली का खर्चा भले ही वो उठा रहा है, लेकिन धरती के अंदर का पानी तो सभी का है। उस पानी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। सही बात है। जब अधिकार ही नहीं तो फिर उस पानी को फिजूल में बहाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। अब आप हमारे जंगलों को ही ले लीजिए। इमारती लकड़ी के लिए जंगलों का बेहिसाब कटान कर लिया जाता है और उसके एवज में हमें पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। ऐसा होता है? अच्छा आंटी जी, अभी हम लोग चलते हैं। आपने हमें काफी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आंटी जी, काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। चलो बच्चों, देखो बच्चों, हालात भले ही चिंताजनक हों लेकिन जल स्रोतों को सहेजने की कोशिश हमें खुद ही शुरू करनी होगी। जी। सबसे पहले अपने आप से, फिर अपने परिवार से और फिर समाज से। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। और हम तो ऐसा कतई नहीं चाहते कि अब कोई विश्व युद्ध हो और पानी उसकी वजह बने। वैसे अंकल, मुझे भी अब ना काफी प्यास लगने लगी है। कहीं से एक गिलास पानी मिल जाए तो। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है भैया। अच्छा ठीक है हाँ, चल अब कहीं तुम अपने भाई से पानी के लिए युद्ध शुरू मत कर देना। बिल्कुल ठीक कहा। चलो पानी पिलवाते हैं तुम्हें। इससे पहले कि ये युद्ध करने नहीं होगा, इसको पानी पिलाते हैं। चलो। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 20वीं कड़ी सुन रहे थे। कल के लिए सहेजें जल। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बीके त्यागी। आलेख श्रीनिवास ओली। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहयोग नेहा टक। और भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषि उनियाल, अंजू विश्वास, जेपी सिंह, एमएच नियाजी, नितिन गुप्ता और गीता वर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बने पारंपरिक स्रोत क्या क्या हैं? और दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी इलाकों में पानी की पुनर्बहाली के लिए किन किन पौधों का रोपण किया गया? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रही जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।
तो कहे जिंदगी सिर्फ